नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी से जुड़े कुछ बड़े कानूनी मामलों पर। देखिए, वो भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक चेहरों में से एक हैं और उनके इर्द गिर्द कई तरह की कानूनी चुनौतियां भी रही हैं। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स पर, मतलब जो जानकारी पब्लिक में मौजूद है, उसके आधार पर इन केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो यही है कि आखिर राहुल गांधी के सामने ये बड़ी कानूनी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ उनके लिए निजी तौर पर अहम नहीं है, इसका असर, इसका जवाब देश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये पूरा लीगल लैंडस्केप, मतलब कानूनी माहौल, कितना कॉम्प्लेक्स है। फिर हम दो सबसे बड़े मामलों की तह तक जाएंगे। एक है नेशनल हेराल्ड केस और दूसरा है मोदी सरनेम वाला मामला। इसके अलावा जो दूसरी शिकायतें चल रही हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि भाई आज की तारीख में सिचुएशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, मतलब एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसे जटिल या कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोई एक अकेला केस नहीं है, बल्कि कई अलग अलग तरह के मामले हैं। एक तरफ तो फाइनेंशियल गड़बड़ियों के, कह सकते हैं, काफ़ी सीरियस आरोप हैं जिनकी जांच ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं, और दूसरी तरफ है मानहानि के केस जो अक्सर उनकी पॉलिटिकल स्पीच की वजह से हुए हैं। तो एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, और यही मिक्सचर इस पूरे सीन को काफ़ी पेचीदा बना देता है। चलिए अब एक एक करके मामलों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस केस की जो फाइनेंशियली सबसे बड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच हो रही है और इस केस में जो मेन एजेंसी जांच कर रही है वो है ईडी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ईडी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, ये इंडिया की टॉप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो जब ईडी किसी केस में, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले में जांच शुरू करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस बात मानी जाती है। तो आखिर ये केस है क्या? इसकी जड़ में है एक प्राइवेट कंप्लेंट। आरोप ये लगा कि एक कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार छापती थी। इस कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थीं जिन्हें कथित तौर पर गलत तरीके से एक नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, और इस यंग इंडियन कंपनी में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता शामिल थे। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो आरोप यह है कि करोड़ों की प्रॉपर्टीज को एक तरह से गैर कानूनी तरीके से हैंडओवर कर दिया गया। अच्छा, अब इस केस का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 750 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिसकी प्रॉपर्टीज ईडी ने नवंबर 2023 में अटैच की थी, मतलब कुर्क की थी। सिर्फ ये एक एक्शन ही ये बताने के लिए काफी है कि जांच एजेंसीज इस मामले को कितना सीरियसली ले रही हैं। और इस केस में जो प्रोग्रेशन हुआ है वो भी देखने लायक है। मतलब जो चीज़ एक प्राइवेट कंप्लेंट से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे ईडी की फुल फ्लेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बदल गई। फिर जांच आगे बढ़ी और नवंबर 2023 में इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज अटैच हुई। और फिर आया सबसे बड़ा स्टेप, ईडी ने इस केस में चार्जशीट भी फाइल कर दी है। अब चार्जशीट फाइल करने का मतलब सीधा सा होता है कि एजेंसी को लगता है कि उनके पास कोर्ट में केस चलाने के लिए काफ़ी सबूत है। चलिए अब नेशनल हेराल्ड से आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े केस पर आते हैं। ये वो मामला है जिसका सीधा असर उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप पर पड़ा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरनेम वाले मानहानि केस की। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ 2019 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान दिए गए एक बयान से। बयान था, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया, और इसी के चलते उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि का केस फाइल हुआ। इस केस में जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही तेज था। सोचिए, स्पीच दी गई 2019 में, लेकिन इसका असली कानूनी असर देखने को मिला मार्च 2023 में, जब निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद वो हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। मामला और सीरियस हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया अगस्त 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और उनकी सजा पर, मतलब कन्विक्शन पर, रोक लगा दी। इस एक फैसले ने पूरी सिचुएशन को पलट कर रख दिया। अब यहाँ पर एक कानूनी पेच समझना बहुत जरूरी है।
दोष सिद्धि और दोष सिद्धि पर रोक में क्या फर्क है? देखिए, दोष सिद्धि या कन्विक्शन का मतलब है कि कोर्ट ने आपको दोषी मान लिया है और इसी वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाई तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें बरी कर दिया गया। इसका मतलब था कि जब तक अपील पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक सजा के जो कानूनी नतीजे हैं, जैसे कि संसद से अयोग्य होना, वो लागू नहीं होंगे और इसी एक कदम से उनकी पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता साफ हुआ। तो ये तो हो गए दो बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित मामले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई दूसरी कानूनी शिकायतें हैं और जब इन सबको एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक पैटर्न सा नजर आता है जो पूरे देश में फैला हुआ है। ये जो दूसरी शिकायतें हैं, ये अलग अलग राज्यों में फाइल की गई हैं और अलग अलग बयानों को लेकर हैं। जैसे लखनऊ में इंडियन आर्मी पर की गई टिप्पणी को लेकर केस है, कहीं आरएसएस पर दिए बयानों को लेकर, तो कहीं गौरी लंकेश मामले से जुड़ी टिप्पणियों पर। इसके अलावा भी दूसरी पॉलिटिकल रैलीज में दिए गए बयानों पर मामले दर्ज हुए हैं। इन सब में कॉमन चीज ये है कि ये ज्यादातर मानहानि के आरोप हैं जो उनकी राजनीतिक बयानबाजी से जुड़े हैं। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये सारे मामले देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं और सब अलग अलग स्टेज पर हैं। कोई अभी शुरुआती दौर में है तो किसी में जमानत मिल चुकी है। तो एक तरह से ये एक लगातार चलती रहने वाली और काफी उलझी हुई कानूनी सिचुएशन है जिस पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे समेटते हैं। एक क्विक समरी लेते हैं कि आखिर आज की तारीख में इन केसेस का करंट स्टेटस क्या है। तो जो सबसे बड़े मामले हैं उनकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है। नेशनल हेराल्ड केस की बात करें तो ईडी चार्जशीट फाइल कर चुकी है और मामला कोर्ट में चल रहा है। मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा पर रोक लगाई थी वो अभी भी लागू है और आर्मी पर टिप्पणी वाला जो लखनऊ का केस है उसमें भी कार्यवाही अभी एक्टिव है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये एक मल्टी फ्रंट लीगल बैटल है, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इनमें सबसे अहम कौन सा है तो शायद वो नेशनल हेराल्ड केस ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ईडी जैसी एक टॉप सेंट्रल एजेंसी ने बाकायदा चार्जशीट फाइल की है। इससे ये मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट से कहीं आगे बढ़कर एक सरकारी मुकदमे का रूप ले चुका है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, ये जो सारी कानूनी कार्यवाहियां चल रही हैं, इनका आने वाले वक्त में हमारे देश के पॉलिटिकल सीन पर, राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले।